Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is ecology and I am your course instructor Sehri Shumar. Today our lecture is कार्बन साइकिल. ठीक है कि कार्बन साइकिल के बारे में हमारा जो लेक्चर है इसमें सबसे पहले हम कार्बन की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे. जैसे कि आप जानते हैं हमने बायोकेमिकल साइकिल स्टार्ट किए हुए थे. वी हैव डिस्कस नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस, सल्फर साइकिल एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड वाटर साइकिल. ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा. आज हमने अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है, दैट इज़ अबाउट द कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल को डिस्कस करने से पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि कार्बन हमारी ज़िंदगी में, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में, हमारे एबायोटिक इन्वायरमेंट में क्या रोल प्ले कर रही है, किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले द कार्बन बीइंग अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हर तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बेसिक हिस्सा होता है, एक बेसिक कंपोनेंट होता है कार्बन. ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड. जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, ये सारे के सारे हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद होती है, जस्ट लाइक अ ग्लूकोज. ठीक है, इसी तरह अगर हम इसके ऑपोजिट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करें तो इसमें क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठी मौजूद नहीं होगी, या तो अलग अलग पाई जाएगी या फिर दोनों ही एब्सेंट होंगे. जस्ट लाइक NaCl. ठीक है, NaCl में दोनों मौजूद नहीं है, ना ही कार्बन मौजूद है ना ही हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. इसी तरह वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर जो है हाइड्रोजन तो मौजूद है लेकिन कार्बन एब्सेंट है, तो इसका मतलब है ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ. ठीक है, तो ये तो हमारे बेसिक बात थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. लेकिन हमने जो बात डिस्कस करनी है दैट इज़ अबाउट द कार्बन. हम कह रहे हैं कि कार्बन जो है वो बेसिक कंपोनेंट है हर तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. मीन्स उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, वाइटामिन्स हैं, इंजाइम्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, मीन्स न्यूक्लिक एसिड. तो हर तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कार्बन जो है वो बेसिक हिस्सा होता है, बैकबोन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. ठीक है, इसके अलावा मेजर एलिमेंट इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी मीन्स सोलर एनर्जी को फिक्स करने का एक जो है वो बेहतरीन ज़रिया है कार्बन. कि कार्बन अगर मौजूद होगा तो हम उस एनर्जी को फिक्स कर सकेंगे थ्रू फोटोसेंसिस. और प्लांट्स ये काम कर रहे होते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के ज़रिए से उनके अंदर एंटर होता है कार्बन डाइऑक्साइड. इसके अलावा वाटर की मौजूदगी में वो सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं ताकि कार्बोहाइड्रेट्स बना सकें इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. तो CO2 + H2 C6H12O6, ये आप लोग रिएक्शंस पढ़ते आ रहे हैं. तो इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फिक्स किया जाता है ताकि क्या बनाया जा सके? ग्लूकोज बनाया जा सके, जो कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट के तौर पर यूज़ करते हैं. लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट होगी तो इसका मतलब है सूरज की एनर्जी को फिक्स नहीं किया जा सकता, सोलर एनर्जी को फिक्स नहीं किया जा सकता. तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है वो बेसिक एलिमेंट है. अगर कार्बन मौजूद होगा इन्वायरमेंट में तभी ये फोटोसेंसिस और एनर्जी फिक्सेशन का प्रोसेस चल सकेगा. इसका मतलब है ये दोनों प्रोसेस जो है वो एनर्जी रिलेशन के ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली जो है वो लिंक्ड हैं, कभी भी सेपरेबल नहीं हो सकते. कि अगर हमने एनर्जी को फिक्स करना है तो हमें कार्बन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसके अलावा द सोर्स ऑफ ऑल फिक्स्ड कार्बन बोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फॉसिल डेपोजिट्स इज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कि तमाम तरह का जो इसका सोर्स है कार्बन का हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. इसके अलावा फॉसिल डेपोजिट्स के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड ही उसका सोर्स है. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे पास प्लांट्स हैं, वो किस सूरत में कार्बन को ले रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में ही वो ले रहे होते हैं. इसी तरह हम जो है वो एक्सहेल कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. और फॉसिल डेपोजिट्स की सूरत में मीन्स हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर वो डिके हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तो वो रॉक्स के नीचे दब जाते हैं, फॉसिल्स बन जाते हैं. मिलियंस ऑफ ईयर्स जो उनको लगते हैं फॉसिल्स बनने में, तो उनके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में ही फॉसिल्स के अंदर भी कार्बन मौजूद होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास कार्बन की इंपॉर्टेंस. लेकिन इसके अलावा अगर हम अपनी जनरल लाइफ में देखें, हम अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में देखें, तो आपको पता है हमारा इन्वायरमेंट हर तरह की जो है चीज़ें उसके अंदर कार्बन मौजूद है. जैसे कि सी वाटर है, उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, सी शेल्स हैं, मोलस्क हैं. उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर भी कार्बन मौजूद है. इसके अलावा हमारे यहाँ जो लाइमस्टोन हम पत्थर घरों में लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, उसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मतलब कार्बन होता है. इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर मतलब हमारी हवा है, तो उसके अंदर 0.03% जो है वो एटमॉस्फेयर में हमारे पास कार्बन मौजूद होता है, लेकिन उसकी कंसनट्रेशन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
इसके अलावा लिविंग थिंग्स में तो हम बात कर चुके हैं कि लिविंग थिंग्स के मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, वाइटामिन्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे जो हैं कार्बन से मिलकर बने होते हैं। एंडोस्केलेटन भी है हमारे पास, और इसके अलावा एक्सोस्केलेटन के अंदर भी कार्बन मौजूद होती है। इसके अलावा अगर हम प्योर फॉर्म में या फिर एलिमेंटल फॉर्म में डिस्कस करें तो एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन हमारे पास ग्रेफाइट की सूरत में मौजूद है, डायमंड की सूरत में मौजूद है, तो ये प्योर फॉर्म हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म कार्बन की मौजूद है। इसके अलावा प्लास्टिक्स बैग्स जो होते हैं, इसके अलावा एलॉयज़, ये सारे के सारे कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो थी इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। इसके अलावा नेक्स्ट अब हम साइकिल को डिस्कस करें। अब हम साइकिल क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता है हमारी जो पूरी की पूरी एबायोटिक इन्वायरमेंट है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ है वो सारी की सारी कार्बन पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि हर तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा हमारे एबायोटिक इन्वायरमेंट का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो कार्बन से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए कार्बन की रिसाइकलिंग, कार्बन की साइकिलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम उसके इम्पैक्ट्स को पढ़ सकें, कहाँ पर उसके जो है ऐसा हमारे ह्यूमन इम्पैक्ट्स की वजह से उसको नुकसान पहुँच रहा है, उसको हम कम से कम कर सकें, उसको अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो कार्बन साइकिल को देखते हैं। कार्बन साइकिल को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपने समझने के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो कार्बन साइकिल को पहला जो पार्ट होगा दैट इज़ अबाउट द बायोलॉजिकल साइकिल, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो चेंज हो रहा होगा, कार्बन साइकिल जो साइकिलिंग हो रही होगी कार्बन की, उसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल साइकिल। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है हमारे पास जियोलॉजिकल साइकिल, मतलब ज़मीन के अंदर एबायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आ रहा होगा, जो साइकिलिंग हो रही होगी कार्बन की, दैट इज़ जियोलॉजिकल साइकिल। लेकिन इसको हम देखने से पहले हम जनरल पहले डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एयर में, हमने जब एटमॉस्फेयर को डिस्कस किया था तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की थी एयर की कंपोजिशन को। हमने कहा था कि एयर के अंदर मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं गैस की सूरत में, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमने डिस्कस किया था। और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कहा था कि 0.03% हमारे पास मौजूद होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कौन इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ठीक है, और अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेट हो गई है, रूट से वो वाटर ले रहे होते हैं, रूट से जब वाटर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो सूरज की रोशनी को पेनिट्रेट करेंगे अपनी बॉडी के अंदर और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी तो इसका मतलब उनके पास क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स बेसिक कंपोनेंट ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाएगा, C6H12O6। ठीक है, अब क्या होगा, ऑल द पॉलीमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन आर स्टोर्ड इन डिफरेंट प्लांट टिश्यूज एज फूड। अब ये जो ग्लूकोज बनाया तो उसने फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ग्लूकोज है, लेकिन ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉलीसेकेराइड्स मीन स्टार्च, जैसे कि आपको पता है हमारे मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर स्टार्च मौजूद होती है, तो वो यही ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा स्टार्च है हमारे पास, सेलुलोज है जो प्लांट्स में मौजूद होती है, हमारे पास मुख्तलिफ तरह के पॉलीसेकेराइड्स हैं, फिर इन पॉलीसेकेराइड्स को प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्रोटीन्स मिलकर जो है वो इंजाइम्स बनाती हैं। इंजाइम्स के अलावा मुख्तलिफ तरह के जो वाइटामिन्स हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं प्लांट के टिश्यू में और फूड के तौर पर हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स भी यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं प्लांट्स को। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम हर्बीवर्स या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, वो इन प्लांट्स पर फीड करेंगे। तो इसका मतलब है कि एक फूड चेन चलेगी, फूड चेन जो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अब प्लांट्स के टिश्यू में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो है वो पेनिट्रेट हो गई है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अब क्या होगा, फ्रॉम देम द कार्बन इज पास्ड ऑन टू द ट्रॉफिक लेवल्स और रिटेन्ड बाय द प्लांट अंटिल इट इज सर्व एज अ फूड फॉर डीके ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहले तो हम ट्रॉफिक लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल हमारे पास फूड चेन का एक जो है वो स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर जो है फूड एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल हमारे पास पहले प्लांट है, तो प्लांट पर कौन फीड करेगा, हर्बीवर। अब हर्बीवर ने प्लांट को खाया तो हर्बीवर को कौन खाएगा, हर्बीवर को बेसिकली सेकेंडरी कंज्यूमर्स मीन कार्निवर हर्बीवर्स पर फीड करेंगे। तो इसका मतलब है प्लांट टिश्यूज़ के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स थी वो किस में आ गई, हर्बीवर्स के अंदर आ गई। हर्बीवर्स को कार्निवर्स ने खाया तो इसका मतलब है इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो अब कार्निवर्स के अंदर आ गए हैं। तो इस तरह से ये चेन चलती रहेगी और रिटेन बाय द प्लांट के। अगर तो ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर मतलब आ गई है, लेकिन अगर हम सेकेंड इसके ऑप्शन को डिस्कस करें कि अगर प्लांट की जो है वो डेथ हो जाती है, प्लांट जो है वो डिके हो जाता है, तो उसका क्या होगा,
कि अगर प्लांट ने अपने अंदर ही उसको स्टोर किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स को, तो अनटिल जो है वो डीकम्पोजर्स आएंगे उसके पास, मतलब मुख्तलिफ तरह के फंजाई हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आके उसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट कर देंगे। प्लांट की डीकम्पोजिशन जैसे ही स्टार्ट होगी तो उसके अंदर से मुख्तलिफ तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो रिलीज़ आउट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। तो इसी तरह जो प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में इन्वायरमेंट में दोबारा रिलीज़ आउट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था एक पार्ट जिसके अंदर हमने कहा कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स के टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं, प्लांट्स के ऊपर हर्बीवर्स फीड करते हैं, हर्बीवर्स के ऊपर कार्निवर्स फीड करते हैं, इस तरह से एक फूड चेन चलती रहती है। लेकिन अगर प्लांट्स के जो है वो डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, तो उसको क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली इन्वायरमेंट में रिलीज़ आउट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं some of the carbon is returned to the atmosphere in the form of carbon dioxide as a byproduct of plant respiration। ठीक है, प्लांट्स ने रेस्पायरेशन भी करनी है। सेलुलर रेस्पायरेशन जब हो रही होती है प्लांट्स के अंदर, तब क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ आउट कर देते हैं। कैसे कि वो जो कार्बोहाइड्रेट्स उन्होंने बनाई थी उसको दोबारा से तोड़ना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो बना रहे थे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से, अब उसका उलट जो होगा, उसका अपोजिट जो है वो प्रोसेस होता है, दैट इज़ रेस्पायरेशन। उसके अंदर हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है उसको वाटर की मौजूदगी में तोड़ दिया जाता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में दोबारा से रिलीज़ आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है रेस्पायरेशन के ज़रिए से दोबारा से रिलीज़ आउट हो जाती है और उसी रिलीज़ आउट कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स दोबारा फोटोसिंथेसिस के तौर पर यूटिलाइज़ करते रहते हैं। तो ये तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा हम देखें सिमिलरली कार्बन टेकन अप बाय द हर्बीवर्स। हमने कहा था कि प्लांट्स के बाद कहाँ पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, हर्बीवर्स के पास आती है। और फाइटोपैरासाइट मतलब ऐसे प्लांट जो पैरासाइट्स के तौर पर रह रहे होते हैं, मे ट्रैवल अ नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, कि हर्बीवर कार्निवर्स वगैरह जो होते हैं, अब वो वहाँ से कार्बन जो है वो कहाँ जाएगी उसको हमने देखना है। इट मे बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग कंटेंट होता है सेल का। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की कम्बिनेशन को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मींस लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। तो इसका मतलब है हमारे पास जो कार्बन थी वो हर्बीवर्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म की सूरत में स्टोर हो जाएगी एंड स्टोर्ड अंटिल द ऑर्गेनिजम्स डाई। कि हर्बीवर्स और कार्निवर्स जो हैं हमारे पास, या वो तब तक अपने अंदर स्टोर रखेंगे जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती। और जैसे ही उनकी डेथ होगी तो उनके ऊपर कौन फीड करना स्टार्ट कर देंगे, उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फंगस उनके ऊपर जो है वो अटैक करेंगे और डीकम्पोजिशन उसकी स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज़ आउट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत आसान से प्रोसेस है जिसको हम पिछले साइकिल्स में भी डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने कहा कि अगर प्लांट की डेथ होती है उसके नतीजे में भी डीकम्पोजिशन स्टार्ट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है। इसी तरह एनिमल्स के अंदर भी अगर उनकी जो है वो डेथ होती है तो उसकी सूरत में भी डीकम्पोजिशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से इन्वायरमेंट में रिलीज़ आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इट में बी रिलीज़ थ्रू एनिमल रेस्पायरेशन। एक तो तरीका है कि जो है वो डीकम्पोजिशन के ज़रिए से भी रिलीज़ होती है और सेकंड प्रोसेस है हमारे पास रेस्पायरेशन, जो हम ह्यूमन बींग्स भी कर रहे होते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन। इसमें क्या होता है, इट में सर्व एज लाइफ फूड फॉर द अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और फाइनली इट में बी स्टोर्ड इन द इन्वायरमेंट एज कार्बन डाइऑक्साइड। के रेस्पायरेशन के थ्रू भी एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में रिलीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम जब साइक्लिक तरीके से देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आ जाएगा। अभी आप लोगों ने जनरल इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास सिमिलर फेट्स। ठीक है, पिछली स्लाइड। सिमिलर फेट्स अवेट कार्बन एट द कार्निवोर ट्रॉफिक लेवल। सिमिलर फेट्स मतलब जैसे हमने पिछले देखा हर्बीवर्स के लिहाज से, उसी तरह से हमारे पास कार्निवर्स में भी वही प्रोसेस होगा कि कार्निवर्स के अंदर या तो प्रोटोप्लाज्म की सूरत में, कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में वो स्टोर हो जाएगी कार्बन, और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा कि डीकम्पोजिशन के ज़रिए से दोबारा से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी। और अगर डेथ भी नहीं होती तो एनिमल्स जो हैं वो रेस्पायरेशन तो कर रहे होते हैं, रेस्पायरेशन के ज़रिए से भी कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से इन्वायरमेंट में जा रही होती है। तो इसका मतलब है इन्वायरमेंट में दोबारा से फिलअप होने के लिए कार्बन के बहुत सारे रूट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। In fact, all the carbon of plants, herbivores, carnivores and decomposer is not respired.
ठीक है, कि हर रेस्पायरेशन तो हर में हो रही होती है, लेकिन कि तमाम जो कार्बन है वो रेस्पायरेशन के थ्रू रिलीज़ नहीं होती, बल्कि कुछ जो है वो उसमें फर्मेंटेशन के प्रोसेस में भी यूज़ हो जाती है। अब फर्मेंटेशन क्या होती है? फर्मेंटेशन आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने का एक तरीका है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने का, उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका है, जिसमें हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये काम कर रहे होते हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा या तो फर्मेंटेशन में यूज़ हो जाती है और कुछ जो है वो स्टोर आउट भी हो जाती है। ठीक है, तो 3 तरीके हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन को स्टोर भी किया जा सकता है बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में, फर्मेंटेशन में भी यूज़ होती है, इसके अलावा रेस्पायरेशन के थ्रू रिलीज़ आउट भी हो रही होती है। ठीक है, एज़ फॉर द स्टोरेज ऑफ कार्बन इन सेडिमेंट्स की सूरत में भी कार्बन हमारे पास स्टोर होती है। इनऑर्गेनिक केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक कैन ऑक्सीडाइज द कार्बन कंटेंट देयर। अब हमने कहा कि सेडिमेंट्स में मौजूद है कार्बन, रॉक्स वगैरह में मौजूद है। तो जैसे ही आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, रेन वाटर जो है हमारे पास बरसेगा, पानी बरसेगा, तो हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलकर बाइकार्बोनेट्स बना देती है, CO2 + H2O। ठीक है, कि जैसे ही हमारे पास वाटर के साथ इसकी मिलकर कंबाइन होता है तो हमारे पास वीक कार्बोनेट्स बनते हैं, H2CO3। ठीक है, ये वीक कार्बोनेट्स हमारे पास जो बने हैं, ये जब मुख्तलिफ तरह की रॉक्स पर गिरेंगे तो उसकी वेदरिंग स्टार्ट कर देंगे। वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसके साथ साथ ये जो है ऑक्सीडाइज हो गई हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास बाइकार्बोनेट्स बन गए हैं। अब ये वाला प्रोसेस जो है ये दोबारा से आइंस की सूरत में अलग भी हो सकते हैं। 2H+ अलग हो जाता है और CO3 2- जो है हमारे पास अलग हो जाता है। ठीक है, ये CO3 2- हमारे पास अलग हो गया। अब ये पानी बहता हुआ जब नदी नालों तक पहुँचेगा, समुंदर तक पहुँचेगा, तो समुंदर में आपको पता है कैल्शियम मौजूद होती है। तो वो ये जो कार्बोनेट्स हैं कैल्शियम के साथ मिलेंगे और हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, लाइमस्टोन आ जाएगा, जो कि बॉटम में, ओशन के बॉटम में स्टोर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कार्बन सिंक्स, मतलब कार्बन वहाँ पर स्टोर होती जा रही है। और जैसे ही वॉल्केनिक एरप्शन होगी तो वो कार्बन जो बॉटम में ज़मीन के नीचे तक चली गई थी, वो दोबारा से वॉल्केनिक एरप्शन के थ्रू हमारे पास रिलीज़ आउट हो जाएगी अपर ग्राउंड में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट में देखेंगे। इसके अलावा अगर हम ह्यूमन इम्पैक्ट्स को डिस्कस करें कि ह्यूमन की सरगर्मियों की वजह से, हमारे जो है एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन साइकिल पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन मॉडर्न एज मैन हैज़ ग्रेटली इंक्रीज द रेट एट विच कार्बन इज़ पासिंग फ्रॉम सेडिमेंट्री फॉर्म टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कि सेडिमेंट्री फॉर्म की सूरत में हमारे पास जो महफूज थी कार्बन, उसको भी रिलीज़ आउट किया जा रहा है कि हम जो है बहुत ज़्यादा फोसल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, कंबस्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। फोसल फ्यूल्स मतलब हमारे पास जो पेट्रोलियम है, हमारे पास गैसोलीन है, केरोसिन ऑयल है, ये सारे के सारे हमारे पास फोसल फ्यूल्स होते हैं, उनको हम कंबस्ट कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है एनवायरनमेंट में। ठीक है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का बाइस बन रही है। इसके अलावा हमारे पास जो वॉल्केनिक एरप्शन हो रही है बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो भी एक इम्पैक्ट पड़ा है कार्बन साइकिल पर। इसके अलावा द कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल इज़ अ सिग्निफिकेंट मीन्स ऑफ रिसाइकलिंग सेडिमेंट्री कार्बन मच फास्टर दैन नेचुरल वेदरिंग। ठीक है, नेचुरल वेदरिंग जो हो रही होती है वो तो हमारे लिए नॉर्मल है, कार्बन साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन हम क्या करते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट्स की वजह से फॉसल फ्यूल्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो साइकिल नॉर्मल वे में चल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। कार्बन बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में आ रही होती है, जितनी ज़रूरत नहीं होती उससे ज़्यादा कार्बन हमारी इन्वायरमेंट में इकट्ठी हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। कार्बन की वजह से हमारे जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है वो जो है वो स्पीड अप हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है। इसका मतलब है, इसके अलावा हम जो ट्रीज़ को डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मुख्तलिफ तरह की सिटीज़ की कंस्ट्रक्शन के लिए हम जो है वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है जब ट्रीज़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं होगी। एक तरफ तो हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहे हैं, ठीक है, फॉसल फ्यूल्स कंबस्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं कि उसका यूटिलाइजेशन का जो सोर्स है, प्लांट्स उसको यूटिलाइज़ करते हैं, ट्रीज़ उसको यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उन ट्रीज़ को कट आउट कर देते हैं, उसकी डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे, ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ भी बहुत कम होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं होगी तो वो हमारे इन्वायरमेंट में ही इकट्ठी होती रहेगी, जो हमारे लिए नुकसानदेह। ठीक है, तो ये हमारे पास था ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन कार्बन साइकिल। नेक्स्ट अगर हम इसका कार्बन वाटर में देखें कि वाटर में कार्बन जो है वो किस सूरत में मौजूद होती है, तो वहाँ पर डिज़ोल्व फॉर्म में कार्बन मौजूद होती है। स्मॉल पोर्शन ऑफ कार्बन स्पेशली इन सी
इज़ फाउंड नॉट एज ऑर्गेनिकली फिक्स्ड कार्बन बट एज कार्बोनेट। ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म में जो मौजूद नहीं होती लेकिन फिक्स्ड फॉर्म में मौजूद होती है कार्बोनेट्स की सूरत में, स्पेशली कैल्शियम कार्बोनेट। सी में जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट्स की सूरत में मौजूद होती है, जिसका प्रोसेस भी मैंने आपको बताया। मैंने क्या कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होती है वो वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ मिलती है और वीक बाइकार्बोनेट्स बना देती है, मतलब H2CO3 बन जाता है। अब ये प्रोडक्ट जो हमारे पास वीक कार्बोनेट्स बने हैं ये आयंस की सूरत में अलग हो जाती हैं, 2H+ अलग हो जाता है, CO3 अलग हो जाता है। वही पानी बहता हुआ जब हमारे नदी नालों में, समुद्र में गिरता है तो समुद्र में हमारे पास कैल्शियम मौजूद होती है, वो आयंस दोबारा से कैल्शियम के साथ मिलते हैं और लाइमस्टोन बना देते हैं। इस तरह से लाइमस्टोन हमारे पास जो है वो बॉटम ऑफ द सी जो है वो इकट्ठा होता रहता है। इसका मतलब है वो सिंक बन जाता है कार्बन का, जिसे हम कह सकते हैं कार्बन सिंक। अब वो जो कार्बन है, अगर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, मतलब हमारी जो अर्थ है वो मुख्तलिफ तरह की प्लेट्स से मिलकर बनी होती है, जैसे ही उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट स्टार्ट होती है तो वही कार्बन जो है वो रॉक्स की सूरत में अंडर द ग्राउंड चली जाती है। अंडर द ग्राउंड जाएगी तो जैसे ही ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ज़मीन बहुत ज़्यादा वार्म अप हो जाएगी, तो वही कार्बन जो अंडरग्राउंड चली गई थी वो वॉल्केनिक एरप्शन के थ्रू दोबारा से रिलीज़ आउट हो जाएगी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस चल रहा है जिसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। वो हमारे पास साइकिल जो हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर चल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल। लेकिन वो साइकिल जो मैं आपको बता रही हूँ जो है वाटर के अंदर हो रहा है और इसके अलावा जो है ज़मीन के अंदर जो है कार्बन जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमने कार्बन के साइकिल को 2 पार्ट्स में किया हुआ है, दैट इज़ बायोलॉजिकल साइकिल एंड जियोलॉजिकल साइकिल। अब हमने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बन गया है, मतलब लाइमस्टोन जो है हमारे पास आ गया है। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर शेल कंस्ट्रक्शन बाय सच एनिमल्स सच एज क्लैम्स, ऑयस्टर्स, सम प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। ठीक है कि मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स इसको यूज़ करते हैं, सी शेल्स वगैरह जो होते हैं, मोलस्क जो होते हैं, एक्सोस्केलेटन बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे ही उन एनिमल्स की डेथ होगी द कैल्शियम कार्बोनेट में ईदर डिज़ोल्व और रिमेन इन द सेडिमेंट्री फॉर्म, कि वही एनिमल्स जिनकी डेथ होगी वो बॉटम में इकट्ठे होते रहेंगे, बॉटम में इकट्ठे होते रहेंगे तो वहाँ पर कार्बन सिंक बन जाएगा, सेडिमेंट्स बन जाएंगे। वही सेडिमेंट्स जब अंडर द ग्राउंड जाएंगे वॉल्केनिक एरप्शन के थ्रू दोबारा से रिलीज़ आउट हो जाएंगे। तो इस साइकिल को हम क्या कहेंगे, जियोलॉजिकल साइकिल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें आपको कार्बन साइकिल में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड नज़र आ रही है जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद है 0.03 कंसनट्रेशन में। यही कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, सनलाइट की जो है वो उसको फिक्स करती है थ्रू फोटोसेंसिस। प्लांट्स के ज़रिए से ये फिक्स करते हैं, प्लांट्स इनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इसको फिक्स कर लेते हैं और यही कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन की सूरत में दोबारा से एनिमल्स में चली जाती है जो इस जो है प्लांट पर फीड करते हैं और एनिमल्स इसको रेस्पायर करके दोबारा से इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। इसके अलावा अगर जो है वो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है इस ट्री की तो फिर भी दोबारा से जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ आउट होती है। इसके अलावा प्लांट्स भी रेस्पायरेशन कर रहे होते हैं, प्लांट्स की रेस्पायरेशन के थ्रू भी दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में एंटर हो रही होती है। और इसके अलावा हमारे पास जो वॉल्केनिक एरप्शन है, ऑटो फैक्ट्री एमिशन है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है। फोसिल फ्यूल जब बर्न हो रहे होते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, मतलब रिलीज़ के इसके बहुत ज़्यादा सोर्स हैं और इस्तेमाल इसको सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ने करना है। तो अगर हम प्लांट्स को ही ख़त्म कर देंगे, प्लांट्स की ही डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर देंगे, तो इसका मतलब है हमारा इन्वायरमेंट से जो कार्बन को लेने का सोर्स है वही ख़त्म होता रहेगा और कार्बन वहाँ पर इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें डिफॉरेस्टेशन को कम से कम करना है ताकि कार्बन की यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम देखते हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए एक साइकिल देखा हुआ है आप लोगों ने यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास एयर में मौजूद है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले फ़िक्स कौन करेगा, इसको फ़िक्स करेंगे हमारे पास फोटोसेंसिस के ज़रिए से प्लांट्स इसको फ़िक्स करेंगे। अब प्लांट्स ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ प्लांट्स ही फिक्स करें, हमारे पास बैक्टीरिया भी होते हैं जो फोटोसेंसिस करते हैं, मुख्तलिफ तरह के एल्गी होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ भी होते हैं जो फोटोसेंसिस कर रहे होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म इसको फोटोसेंसिस के ज़रिए से फिक्स करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं, मतलब अपने मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लेते हैं। अब इन प्लांट्स पर कौन फीड करेगा, इन पर प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड करेंगे, मतलब हर्बीवर्स फीड करेंगे। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स पर कौन फीड करेगा, इन पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स फीड करेंगे। इन सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ गए, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ गए, उन्होंने अपने लिपिड्स बनाए, प्रोटीन्स बनाए, एंजाइम्स बनाए, वाइटामिन्स बनाए, DNA RNA की सूरत में उनके अंदर कार्बन
फिक्स हो गई। ठीक है, अब इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने, प्राइमरी कंज्यूमर्स ने रेस्पायरेशन करनी है, रेस्पायरेशन के थ्रू दोबारा से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गई। ठीक है, तो ये तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस देखें तो प्लांट्स ने भी तो रेस्पायरेशन करनी है, प्लांट्स भी रेस्पायरेशन करेंगे, तो प्लांट्स की रेस्पायरेशन के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रही होती है और उसी कार्बन को प्लांट दोबारा से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा साइकिल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट फिक्स भी कर रहे हैं और उसको रिलीज़ भी कर रहे हैं। इसी तरह एनिमल्स भी प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और उसको रिलीज़ कर रहे हैं रेस्पायरेशन के ज़रिए। इसके अलावा अगर हम देखें कि प्लांट्स की भी डेथ होनी है, उन्होंने भी डिके करना है, जैसे ही उसकी डेड और डिके बॉडी बनेगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स की डेड एंड डिकेइंग होगी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जब डेड और डिके करेंगे तो डीकम्पोजर्स उन पर फीड करेंगे, मतलब उसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट होगी। डीकम्पोजिशन के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से इन्वायरमेंट में एंटर हो जाएगी। तो इस तरह से एक तो रेस्पायरेशन के थ्रू एंटर हो रही है, सेकेंडली डीकम्पोजिशन के ज़रिए से भी एंटर हो रही है। थर्डली अगर हम देखें, थर्डली बात करें तो ये जो प्लांट्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, अगर किसी भी हैज़र्डस कंडीशन की वजह से ये ऑर्गेनिज़म अगर रॉक्स के नीचे दब जाते हैं, सॉइल के नीचे दब जाते हैं, तो क्या होगा, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो फॉसिल फ्यूल्स मतलब ऑयल है, हमारे पास नेचुरल गैस है, ठीक है, और ये फॉसिल फ्यूल जब हम कंबस्ट करेंगे, इनको जलाएंगे, कोल को जब हम जलाते हैं तो वो सारी की सारी हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा से इन्वायरमेंट में रिलीज़ आउट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास थर्ड वे कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से इन्वायरमेंट में रिलीज़ करने का। एक हमने कहा कि रेस्पायरेशन के थ्रू रिलीज़ होता है, सेकेंडली हमने कहा कि डीकम्पोजिशन के थ्रू रिलीज़ हो रही होती है, और थर्डली हम क्या कह रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स जब कंबस्ट करते हैं तब भी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है, क्योंकि ये प्लांट्स प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर जब अचानक किसी ना किसी हैज़र्डस कंडीशन की वजह से रॉक्स के नीचे दब जाते हैं, किसी भी प्रेशर के नीचे आ जाते हैं, तो उनकी मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनके कंबस्शन से दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है इन्वायरमेंट में। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। फॉसिल फ्यूल्स का बनना आपको पता है, उसमें हज़ारों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स उसमें लगते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बनने में। तो इसका मतलब है ये वाला जो साइकिल है, जो जियोलॉजिकल जिसे हम कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जबकि ये जो हमारे पास जो बायोलॉजिकल साइकिल है जिसमें रेस्पायरेशन और डीकम्पोजिशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से इन्वायरमेंट में एंटर हो रही होती है, ये बायोलॉजिकल साइकिल बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। इसलिए ये जो है इन्वायरमेंट का बिग सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से फिल अप करने का। ठीक है, अगर हम फोर्थ प्रोसीजर को देखेंगे, फोर्थ जो है वो प्रोसीजर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इन्वायरमेंट में आने का, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो है, अगर बारिश बरसती है तो वो कंबाइन हो जाती है रेन वाटर के साथ। रेन वाटर के साथ जब कंबाइन करेगी तो क्या बनाएगी, वीक कार्बोनेट्स बनाएगी। वीक कार्बोनेट्स की जब हमारे पास आयनाइजेशन होती है तो हमारे पास 2H+ बनता है, CO3- हमारे पास बन जाता है। यही कंबाइन करेंगे विद कैल्शियम प्रेजेंट इन द सी वाटर, कि अब इन्होंने फ़्लो करके आखिरकार कहाँ पर आना है, बारिश जब फ़्लो करती है, मतलब माउंटेन्स से, ग्लेशियर से गिरती है, तो अल्टीमेटली उसने सी में ही इकट्ठा होना होता है, समुद्र में ही इकट्ठा होना होता है उस पानी ने। तो जैसे ही वो पानी जो उसमें अंदर ये जिसके अंदर ये आयंस मौजूद हैं वो कहाँ पर आएगा, सी में आएगा। तो सी में हमारे पास कैल्शियम मौजूद होती है, वही कैल्शियम जो है वो इसके साथ कंबाइन करेगी और क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट्स बन जाएंगे, जो हमारे पास लाइमस्टोन कहलाता है। ये लाइमस्टोन कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, लाइमस्टोन अब पहले बनाएगा क्या, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म का जो एक्सोस्केलेटन है, सी शेल्स हैं, मोलस्क हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म में ये लाइमस्टोन उसकी जो है एक्सोस्केलेटन बनाने में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यही लाइमस्टोन क्या करेगा, कलेक्टेड इन द बॉटम ऑफ ओशन, के जब उन ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी, डिके होंगे वो, तो वो कहाँ पर इकट्ठे होते रहेंगे, बॉटम में इकट्ठे होते रहेंगे, सी के फ्लोर में इकट्ठे होते रहेंगे। ठीक है, अब ओशन के फ्लोर में इकट्ठे हो गए हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं, कार्बन सिंक, कि वो हम ओशन के फ्लोर को हम क्या कहेंगे, वो कार्बन सिंक है। अब ये कार्बन सिंक जहाँ पर कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, इसकी क्या होगी, सबडक्शन। सबडक्शन किसे कह रहे हैं कि जैसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेंगी, टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो जैसे ही मूव करेंगी तो वही कार्बन जो है वो रॉक्स की सूरत में ज़मीन के नीचे चली जाएगी, सबडक्शन हो जाएगी उसकी। तो जैसे ही हमारी जो अंडरग्राउंड टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, बहुत ज़्यादा वार्म अप होगा, तो वहाँ से वॉल्केनिक एरप्शन स्टार्ट हो जाएगी। वॉल्केनिक एरप्शन स्टार्ट होगी तो वहाँ से दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ आउट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।